हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। आखिर कैसे एक जंग कई देश के लोगों के लिए नरक बन जाती है और साथ में उनके जवान को हर दिन तड़पा तड़पा कर खत्म कर देती है। यही हमें इस कहानी में दिखाने की कोशिश करी गई है। ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर जंग लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इस टुकड़ी में काफी बड़ी बड़ी पोस्ट के लोग भी शामिल हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट स्टुअर्ट, उनके कई और साथी भी, जिसमें कमांडर भी मौजूद है। इन सभी को भेजा जा रहा है बॉर्डर पर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जापानीज आर्मी इनको हरा देती है। फिर सभी को बंदी बना लिया जाता है। उस समय कुछ यही रिवाज चला करता था। वो लोग अपने दुश्मनों को मारते नहीं थे, बल्कि उन्हें पहले हराते थे और फिर गुलाम बना लेते थे और अपनी बनाई हुई इस खास जेल में बंद करते थे, जहाँ से भाग पाना सोचने तक ही सीमित रह पाता है। किसी ने आज तक ऐसा कुछ नहीं सोचा। ये समय है वर्ल्ड वॉर 2 का। सभी जवानों को बस में बैठा दिया जाता है, फिर उन्हें जेल में लाया जाता है। इन लोगों के साथ कुछ अमेरिकन जवान भी हैं जिन्हें कैद कर लिया गया है। अब 2 दिन के सफर के बाद इन्हें कंचनबुरी नाम के कैंप में लाया जाता है, जो कि थाईलैंड में मौजूद है। ये एक खास किस्म का कैंप है जो बिल्कुल जंगल के बीच में है। चारों ओर किसी इंसान का कोई भी नामो निशान नहीं है। अंदर आने पर सभी जवान देखते हैं कि वहां पर पहले से कई ऐसे सोल्जर को बंदी बनाया गया है जो किसी न किसी देश से संबंध रखते हैं। पर एक बात सभी में कॉमन है, वो सभी सोल्जर हैं। यहाँ पर कोई कमांडर है तो कोई लेफ्टिनेंट है। सभी को बहुत बुरी हालत में रखा गया है और किसी किसी को तो कई दिन से खाने को भी नहीं मिला है, ना ही पानी। उन्हें बस ऐसे ही खुले आसमान में नीचे बंद करके रखा गया है। लेफ्टिनेंट स्टुअर्ट ये सब देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार वो देख रहे थे। उनके देश में ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ही आगे कभी होगा, उनका मानना है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया पर क्या किया वो सभी जानते हैं। अब सभी नए लाए गए कैदियों को लाइन से खड़ा कर दिया जाता है और उन्हें खुद की गिनती करने को कहा जाता है। लेकिन मेजर आयन ऐसा नहीं करता, जिसकी वजह से जापानीज ऑफिसर ईटो उसके पास आता है। उसे दोबारा बोलता है और फिर भी वो उसकी बात नहीं मानते और उसकी तरफ देखकर हंसने लगता है, जैसे कि ईटो का पारा चढ़ जाता है। फिर क्या होना था, वो उसे बहुत मारता है और वहीं सबके सामने, लेकिन वो फिर भी गिनती नहीं करता। तभी वहां पर लेफ्टिनेंट स्टुअर्ट आते हैं और उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वो खुद गिनती करते हैं और उसकी तरफ से माफी भी मांगते हैं। जिसके बाद कैंप का वार्डन आता है, जो उन सभी नए कैदियों को एक पेपर देता है और कहता है कि तुम्हें इस पर खुद के साइन करने हैं। वो पेपर असल में यहाँ से भागने के बारे में था, यानी कि जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा वो सीधा मारा जाएगा। वार्डन उन्हें दूर खड़े हुए 3 जवानों को भी दिखाता है जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें पकड़ लिया गया। जिसके बाद क्या होना था, उनसे उनकी खुद की कब्र खुदवाई गई और फिर तीनों को लाइन से खड़ा करके गोली मार दी गई। ये देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फौरन उस पेपर पर साइन कर देते हैं। जिसके बाद इनके साथ अब जानवरों जैसा व्यवहार होना शुरू हो जाता है। उन्हें उनके साथ कुछ भी करने की आज़ादी थी, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़कियाँ। अब मारते टाइम स्टुअर्ट ने जो ईटो को रोका था, उसकी सज़ा उन्हें दी जाती है, वो भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से। उन्हें कई लीटर पानी ज़बरदस्ती पिलाया जाता है, जिसके बाद उनके पेट पर मारा जाता है और ऐसा उनके साथ कई दिन चलता रहता है। लेकिन वो फिर भी हिम्मत बनाए रखते और ये सब ऐसे ही चलता रहता है। वहीं हम डस्टी नाम के जवान को देखते हैं, जो तकाशी नाम के ट्रांसलेटर के आगे झुकने लगता है। वो ऐसा कैप्टन आयन को भी करने को कहता है, लेकिन वो तो जिद्दी है, इसीलिए वो ऐसा नहीं करता। दरअसल डस्टी ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि एक तकाशी था जो यहाँ पर थोड़ा रहम दिल का था, वरना और सभी तो बस जानवरों की तरह ट्रीट करते थे। अब सभी की बारी आती है बाल कटवाने की। सभी लाइन में लग जाते हैं और फिर एक दूसरे के बाल काटते हैं। जिसके बाद उन्हें चेकअप के लिए ले जाया जाता है। वहाँ के डॉक्टर उन्हें चेक करते हैं और ये डॉक्टर एक अमेरिकन होता है, जिन्हें इन लोगों ने बंदी बनाया हुआ था, लेकिन उनका ये काम है जो उन्हें करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन आयरिश सभी कैदियों को बता रहे होते हैं कि उन्हें कैसे हर दिन की शुरुआत करनी है। इस कैंप में उन्हें हर दिन खुद को ये यकीन दिलाना है कि वो थोड़े दिन और जिंदा रह सकते। अगर किसी ने भी ये सोचा कि वो यहाँ से भाग जाएगा, तो वो उसका आखिरी फैसला होगा, क्योंकि यहाँ से भागना यानी कि खुद को मौत की दावत देना। इसीलिए खुद को हर दिन एक उम्मीद देते रहो और एक दूसरे का सहारा बने रहो। ये बोलकर कैप्टन आयरिश वहाँ से जाने लगते हैं, तो उनके पीछे से एक जापानीज सोल्जर उन पर वार करता है, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो गलत है। यहाँ पर हर कोई अकेला है, कोई किसी का साथी नहीं बन सकता। असल में जापानीज को यह डर है कि अगर एक साथ ये लोग हो गए तो उनकी तादाद उनसे ज्यादा हो जाएगी और ऐसे में खतरा बढ़ जाएगा, और इसीलिए वो सभी को एक दूसरे से दूरी रखते हैं। अब वो कैप्टन को इतना मारते हैं कि उनकी हालत अधमरी जैसी हो जाती है और इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल में लाना पड़ता है, जो असल में किसी हॉस्पिटल की तरह कम बल्कि एक मुर्दा घर जैसा ज्यादा लग रहा था।
यहाँ डॉक्टर उनका चेकअप करता है और कुछ देर बाद वहाँ पर लेफ्टिनेंट स्टुअर्ट को भी लाया जाता है, जो कि बुरी हालत में थे। उनके पेट में जख्म हो गया था, इसीलिए डॉक्टर उन्हें कुछ दवाइयाँ देते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट अब अपने साथियों से कहता है कि हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके तैयारी शुरू करनी होगी भागने की, क्योंकि यहाँ पर जापानीज जवानों की संख्या काफ़ी कम है और इसी का फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। सभी उनकी बात से राज़ी हो जाते हैं कि वो इस कैंप में सबसे सीनियर है, सबसे ज़्यादा समझदार भी है। उन्हें पता है कि अभी इस समय जापानीज क्या सोच रहे होंगे, पर तभी डॉक्टर उन्हें ये याद दिलाता है कि ये जितना सोचने में आसान है उतना करने में मुश्किल है, क्योंकि ये कैंप थाईलैंड के एक जंगल के बीच में बना हुआ है। इसके आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो जन्मों से भूखे हैं और उन्हें कुछ भी मिल जाए वो खा सकते हैं। जापानी सरकार ने जानबूझकर यहाँ पर कम सैनिक रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि यहाँ पर बंदी सोल्जर भागने की कोशिश ज़रूर करेंगे और जैसे ही वो यहाँ से भागेंगे वो मारे जाएंगे। इसीलिए तुम लोग जो कुछ भी सोचना दिमाग लगाकर सोचना। यह हम देख पाते हैं कि कुछ कैदी आपस में ही लड़ाई करने लगते हैं, जिसमें एक ब्रिटिश सैनिक भी होता है, पर ये सब दूर खड़े जापानीज सोल्जर देख रहे थे। उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतनी सारी बुराइयों के बावजूद एक अच्छी बात थी यहाँ पर, जो कि यहाँ के कैद हुए जवानों के लिए थी। उन्हें अपने भगवान को पूजने के लिए एक जगह दी गई थी, वहाँ जाकर वो उन्हें याद कर सकते हैं, पर उसके आगे जाने पर उन्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। एक दिन वहाँ पर चीफ एडमिन आता है, जो सभी को लाइन में खड़ा करके उनसे कुछ बातें बताता है और कुछ कैदियों को बुलाया जाता है, जिसमें से लेफ्टिनेंट भी होते हैं। उन्हें एक मैप दिखाकर बोला जाता है कि तुम्हें आने वाले 18 महीनों के अंदर एक 418 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बनानी है। अगर समय के अंदर ये काम हो गया तो तुम्हें इनाम भी मिलेगा, लेकिन अगर एक भी दिन ज़्यादा हुआ तो हर दिन कोई ना कोई कैदी मारा जाएगा। अब ये बात लेफ्टिनेंट को पसंद नहीं आती। वो कहता है कि हमारे लोगों को पिछले कई दिनों से खाना तक नहीं मिला है, कई तो बीमार पड़े हैं, पहले तो उन्हें कुछ खाना दो फिर बात बनेगी। और ये बोलकर वो उस पेपर को चीफ की तरफ फेंक देता है, जो कि एक अपमान के तौर पर देखा जाता है। जिसके बाद होना क्या था, जापानीज उन्हें शूट कर देते हैं और उनकी वही मौके पर मौत हो जाती है। जब बाहर खड़े हुए लोगों को इस बारे में पता चलता है कि लेफ्टिनेंट की मौत हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें अंदर आने दिया नहीं जाता। कुछ देर बाद स्टुअर्ट की बॉडी को बाहर लाया जाता है और वो लोग उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ दफना देते हैं, उन्हें एक आखिरी विदाई देते हैं। वहाँ के लोगों के लिए लेफ्टिनेंट के प्रति बहुत ही इज्जत थी, इसीलिए सभी लोग मायूस हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि उनकी उम्मीद टूट गई है। अब यहाँ पर कैप्टन आयन जो भागने का प्लान बनाया था वो भी कैंसिल कर देते हैं और जो भी जापानीज सोल्जर कहते हैं वो उन्हें मानने के लिए राजी हो जाते हैं, जिससे कि अमेरिकन कैप्टन को लगता है कि वो उन्हें धोखा दे रहा है, इसीलिए वो उनका साथ छोड़कर जाने लगा है। पर बीच में उन्हें कैप्टन आयरिश रोकते हैं और बात को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बात और बिगड़ चुकी थी और इसीलिए वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेलवे लाइन के काम को अब शुरू कर दिया गया है। उन्हें कैसे भी करके इस काम को 18 महीनों में पूरा करना होगा, वरना इसका अंजाम क्या होगा ये आप अच्छे से जानते हैं। अब सभी सोल्जर काम शुरू कर देते हैं। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे, चाहे बारिश हो या फिर कड़कती धूप, सभी से जानवरों की तरह काम करवाया जाता है। किसी को भी किसी तरह का कोई भोजन नहीं दिया जाता। जितना भी खाना आता है वो कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाता है, क्योंकि कैदियों की संख्या बहुत ही ज्यादा थी और ऐसे में किसी को भी पेट भर खाना नहीं मिलता था। इसी वजह से कई लोग बीमार पड़ने लगते हैं और कई सोल्जर की मौत भी हो जाती है। धीरे धीरे करके इनकी तादाद कम होने लगी थी, पर किसी भी जापानीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें कैसे भी करके इस लाइन को बनाना है ताकि वो भारत पर हमला कर सके। जी हाँ, आपने सही सुना, इंडिया पर। इस रेलवे लाइन को वो अपने सामानों को इधर से उधर भेजने के लिए बना रहे हैं, ताकि वो जल्दी से सामानों को अदला बदली कर सके। ऐसे ही करते करते इन्होंने लगभग 47 दिन काम कर लिया है और इसमें इन्होंने 134 किलोमीटर की लाइन को बना लिया है। इसी दौरान कैप्टन आयरिश की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन अगर इस बारे में जापानीज को पता चला तो वो किसी भी तरह की कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाएंगे। इसीलिए मेजर आयन और एक और साथी उन्हें लेकर एक झोपड़ी में रख देते हैं, जहाँ पर असल में लाशों का ढेर लगा हुआ था। हर दिन जितने भी कैदी मर रहे थे उन्हें यहाँ पर लाकर छोड़ दिया जाता था, क्योंकि अगर इन्हें हर दिन दफनाने लगेंगे तो इससे वक्त ज़ाया होगा, जो कि जापानीज नहीं चाहते। अब डस्की को जब पता चलता है कि आयरिश की तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो अपने काम के साथ उनकी भी देखभाल करता है। वो हर दिन उन्हें छुप छुप कर मिलने आया करता है। अपने काम खत्म होने के बाद जो कुछ भी उसे खाने को दिया जाता था वो उसमें से आधा हिस्सा कर लेता था और आधे को आयरिश को खिला दिया करता था। और ऐसे ही काफ़ी दिन चलता रहता है। वो उसकी मदद करने की हर कोशिश करता है बिना जापानीज को खबर लगे। जब कैप्टन की तबीयत ठीक हो जाती है तो उसे कुछ दिन बाद डस्की की हालत खराब हो जाती है, तो वो उसे मिलने के लिए आता और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता। उसे बताता है कि वो एक क्लास शुरू कर रहा है जिसमें मैं कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तुम जब ठीक हो जाओगे तो वहाँ ज़रूर आना। डस्की वादा करता है और फिर आयरिश उस क्लास को शुरू कर देते हैं। ये क्लास असल में उसी मुर्दा घर में हो रही थी
जहाँ पर कई लाशों का अंबार लगा हुआ था। दरअसल इस क्लास को इस वजह से शुरू किया गया था क्योंकि आयरिश नहीं चाहते थे कि सभी सोल्जर का ध्यान एक ही तरफ लगा रहे। वो चाहते हैं कि हर सोल्जर जो यहाँ पर कैदी है वो कुछ पढ़े लिखे और अपने ध्यान पढ़ाई में भी लगाए, जिससे कि वो डिप्रेस नहीं होगा। इसीलिए आज का टॉपिक है व्हाट इज जस्टिस। उधर 143 किलोमीटर की लाइन का काम पूरा हो चुका है। अब काम दिन के साथ साथ रात में भी होने लगा है, इसीलिए सभी को दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन कैप्टन आयरिश के पास मेजर रॉजर अपने एक साथी को लेकर आते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि ये फॉक्सवर्थ है, हमारे लीडर, लेकिन इन्होंने आज खुदकुशी करने की कोशिश करी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें अपनी क्लास में ज्वाइन करें। और फिर अगले दिन से वो भी उनके साथ पढ़ने लगते हैं। अब धीरे धीरे करके उनकी संख्या बढ़ रही थी। आयरिश अब दिन में भी क्लास शुरू कर देते हैं और सभी लोग यहाँ पर कैदी हैं, लेकिन यहाँ कुछ देर के लिए वो उन सभी चीज़ों को भूल जाते हैं, अपनी मुसीबतों को, अपने मन को एक नई जगह पर लगाते हैं। अब एक दिन कैप्टन आयरिश को पता चलता है कि मेजर आयन अपने लोगों के साथ यहाँ से भागने का प्लान बना रहा है, इसीलिए वो उसे मिलने के लिए जाते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम ये सब छोड़ दो, ऐसा मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि इस जंगल के बाहर निकल जाने से तुम बच जाओगे? भूलो मत, तुम जापान में हो और तुम्हें इस पूरी जापानीज रेजिमेंट से लड़ना होगा, जिनकी संख्या लाखों में है और उनसे जीत पाना नामुमकिन है। लेकिन मेजर आयन को आयरिश की बात सही नहीं लगती और ऊपर से वो एक अमेरिकन भी है, इसीलिए वो सोचता है कि उसके भाग जाने के प्लान से वो देखकर जेलस हो रहा है, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। और तभी वो आधी रात को जाकर एक जापानीज सैनिक को उन क्लासेस के बारे में बता देता है, जिसके बाद क्या था, वो उन सभी को पकड़ लेते हैं और उसके बाद उन पर बहुत अत्याचार किए जाते हैं। उन्हें बहुत मारा पीटा जाता है, लेकिन किसी को इस बारे में कोई खबर नहीं थी कि ये सब असल में आयन ने किया है। और आयन ने ये सब इसलिए किया था ताकि वो सैनिकों का भरोसा जीत सके। उसे यकीन था कि आगे जाकर वो उसकी इस काम के लिए कुछ मदद जरूर करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। उधर रेलवे का काम जोरों शोरों से चल रहा था। सभी कैदी एक दूसरे की मदद करते हैं और ऐसे काम आसान हो जाता है। यहाँ जापानीज कैदियों की मेहनत देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि रेलवे लाइन का काम समय से 6 महीने पहले ही पूरा हो गया था। उन्होंने 450 किलोमीटर की लाइन बनाकर तैयार कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें तोहफे भी दिए जाते हैं। जैसे कि चीफ ने वादा किया था, उन्हें कुछ किताबें दी जाती है। अब उन्हें थोड़ी वहाँ पर छूट भी मिल चुकी थी। सभी अब खुले में क्लासेस लेने लग गए थे। कुछ लोग ड्रामा भी प्ले करते थे और उन्हें इतनी आज़ादी तो मिल चुकी थी। यहाँ गट्सी और कैप्टन आयरिश को भी छोड़ दिया जाता है। एक दिन इन्हें खाने में रात में मीट भी दिया जाता है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद चीफ आते हैं और उसी रेलवे लाइन का उद्घाटन करते हैं। सभी कैदियों को ट्रेन की एक सैर भी कराई जाती है, जो उसी लाइन पर चलती है। यहाँ पर हमें कुछ असली तस्वीरों को भी देखने को मिलता है, जो उस दौर में ली गई थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन जापानीज सीनियर हेड बताते हैं कि इन लोगों को अब एक नए कैंप में शिफ्ट करवाया जाएगा। जब ये बात आयन सुनता है तो वो घबरा जाता है, क्योंकि उसका एस्केप प्लान अब फेल होने वाला है। इसीलिए वो कल होने वाले ड्रामे का वेट करता है और जब सभी वहाँ पर बिजी होते हैं तो उसी समय भागने का सोचता है। जैसे ही रात होती है, सभी जापानीज और कैदी एक साथ मिलकर उस ड्रामे को देखते हैं और वहीं दूसरी तरफ उसके कुछ साथी भागने के लिए तैयार थे। वो सबसे पहले तो हथियारों के खेमे में जाते हैं, जहाँ वो 2 जापानीज सैनिक को मार देते हैं और फिर बंदूक लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इसमें तो गोलियां ही नहीं है, क्योंकि वो तो दूसरे कमरे में रखी हुई है। और इसी बीच उन्हें हवा में कुछ ब्रिटिश प्लेन दिखाई देते। उन्हें लगता है कि अब जंग का पासा पलटने वाला है और सभी जापानीज भी उस प्लेन को देख लेते हैं और फौरन अपनी बंदूकों को लेने के लिए आते हैं। और यहाँ उन्हें अपने साथियों की लाशें दिखती है और दूसरी तरफ आयन के हाथों में बंदूक थी। जिसके बाद क्या था, अगले दिन उन सभी को लाइन में बैठा दिया जाता और सभी के सामने जो उनमें से एक कैदी था वो भागना शुरू करता है। उसे तो उसी वक्त गोली मार दी जाती है और फिर एक एक करके सभी को भी मार दिया जाता है, सिवाय आयन को। उसके लिए जनरल अपनी कटारा तलवार निकालते हैं और फिर उसके गले को काटने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इतने में वहां पर गट्सी आ जाता है और वो सभी इल्जामों को अपने सर ले लेता है, जिससे कि मेजर आयन बच जाते हैं और ये देखकर वो पूरी तरह से हिल जाते हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन गट्सी को ले जाकर एक क्रॉस पर लटका दिया जाता है। उसके दोनों हाथों को उन पर गाड़ दिया जाता है और उसके इस हौसले को देखकर जापानीज भी हैरान थे कि कैसे उसने आयन के लिए अपने आप का बलिदान दे दिया। वो लोग उसे वैसे ही खुले मैदान में लटका कर छोड़ देते हैं, जिससे कि धीरे धीरे हर दिन आकर उसे चीले खाती रहती है। और ये मंजर सारे सोल्जर देख रहे थे, पर हर कोई मजबूर है। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और आज गट्सी की मौत हो जाती है। सबसे ज्यादा दुख आयन को था। अगर वो भागता नहीं तो उसका साथी आज जिंदा होता। अब सभी को लाइन में खड़ा करके कुछ बातें बताई जाती है, लेकिन इतने में ऊपर से ब्रिटिश प्लेन गुजरने लगते हैं। सभी को लगता है कि वो उन्हें बचाने के लिए आए हैं, लेकिन असल में ऊपर से बमबारी होना शुरू हो जाती है। उन्हें लगता है कि नीचे दुश्मनों का कैंप है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे थे। अब सभी जापानीज और कैदी दोनों ही गुटों के लोग इधर उधर भागने लगते हैं। किसी को कुछ आइडिया ही नहीं था कि वो करे तो करे क्या। कुछ जापानीज तो भाग जाते हैं इस कैंप को छोड़कर। वार्डन अपने सीनियर को कॉल लगाता है, लेकिन कुछ जवाब नहीं आता।
एक कैदी जो घायल हो जाता है, उसे बचाने के लिए आयरिश बाहर आता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ तक तो जिंदा था, लेकिन शायद मुझे लगता है कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा क्योंकि मेरी आर्मी के लोग मुझे मार देंगे। अब जापानीज आर्मी के लोग कैंप को पानी से बुझाते हैं। सब कुछ शांत होने के बाद वहां पे पास वाले कैंप में एक गाड़ी आती है जिसमें कुछ घायल जापानीज होते हैं। मेजर उन्हें यहाँ से भागने को कहते हैं, लेकिन मेजर आयन आगे बढ़ते हैं और उनकी मदद करके एक इंसानियत का संदेश देते हैं। उसकी चीज को देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर कैसे कोई इतना दर्द सहने के बावजूद सभी लोग इन्हें छोड़कर चले गए थे, ये सभी अकेले पड़ जाते हैं। इसी दौरान हम वार्डन को भी देखते हैं जो अपने सामानों को लेकर वहां से भाग रहा था। अब 2 दिन बाद ऊपर से कुछ पैम्फलेट गिरते हैं जिसमें लिखा था कि जापान ने सरेंडर कर दिया है, हम ये जंग जीत चुके हैं। और ये पढ़कर सभी बहुत खुश होते हैं, कुछ तो रोने लगते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वो अब फ्री हो चुके हैं, आज़ाद हैं वो। और तकाशी इन सभी के बीच में खड़ा होकर सभी को देखता रहता है। न जाने कितने महीनों के बाद सभी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। कुछ समय के बाद वहां पर आर्मी आती है और सभी को लगता है कि ये लोग उन्हें मार देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पर तभी एक चीख सुनाई देती है। जब आयरिश पीछे जाता है तो देखता है कि वहां पर आयन मेजर कीटो को मारने के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन वो उसे ऐसा करने से रोकता है। पर आयरिश बहुत ज्यादा गुस्से में है, उल्टा उसे ही मारता है। लेकिन आखिर में वो खुद को रोक लेता है। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि कीटो खुद को ही मार लेते हैं क्योंकि जापानीज कभी सरेंडर नहीं करते। मेजर आयन और कैप्टन आयरिश एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और खूब रोते हैं। ये सीन हमें दिखाता है कि कोई भी इंसान एक दूसरे को मारना नहीं चाहता, लेकिन ये जंग हमें मजबूर करती है। यहाँ से कहानी 50 साल आगे जाती है जहाँ पर हम तकाशी और कैप्टन आयरिश को देखते हैं जो कि थाईलैंड की एक मेमोरियल प्लेस पर खड़े हुए हैं। यहाँ वो अपने शहीद हुए साथियों को श्रद्धांजलि देते हैं, जिसके साथ ही इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। तो दोस्तों, जॉन कैनेडी की एक मशहूर लाइन है कि एक सच्चाई है कि हमें शांति बनाए रखने के लिए जंग की तैयारी करनी पड़ती है। आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।